अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द कंपैरिजन ऑफ chemical properties and reactivities of alkali metals and alkaline earth metals। और ये properties लिखी हैं आपकी बुक में in the form of a table which is table 8.3। so हम one by one उस टेबल के सारे components को डिटेल में डिस्कस करेंगे। so let's go to light board। so students चलिए कंपेयर करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाई मेटल्स विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कलाई मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं। मैं इसको ज़रा सा रिपीट करूंगी दैट एल्कलाई मेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1 इन योर पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो पहला कॉलम है पीरियोडिक टेबल का उसमें आएंगी एल्कलाई मेटल्स। और अगर बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो ये आती हैं सेकेंड ग्रुप में, यानी कि ग्रुप 2 में। हम इन जनरल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसके कंपैरिजन को अच्छे से समझ चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दीज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट अकरेंस। अकरेंस का मतलब कि जो ये मेटल्स हैं ये किस स्टेट में पाई जाती हैं। अकरेंस डिपेंड करेगी कि कोई चीज़ कितनी रिएक्टिव है। अगर हम बात करें एल्कलाई मेटल्स की तो एल्कलाई मेटल्स दे आर वेरी रिएक्टिव। ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि इन्हें जब भी कोई एलिमेंट अपने करीब दिखाई देगा और वो इनके स्टेबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा सो दे आर गोइंग टू कंबाइन विद दैट एलिमेंट और ये बनाएंगी कंपाउंड। सो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये बहुत रिएक्टिव हैं सो दे अक्कर इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब कि वो किसी सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं, किसी कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि हमारी मेटल जो है वो इतनी रिएक्टिव थी कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। उन्हें साथ ही साथ कोई और एलिमेंट अपने जैसा या फिर अपने से मुख्तलिफ चाहिए होता है टू गेट स्टेबिलिटी, बिकॉज एट द एंड all the atoms they want stability by completing their outermost shell electrons। अगर बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्टिव होती हैं, मगर दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कलाई मेटल्स। अब अगर उससे लेस रिएक्टिव हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। दे आर ऑल्सो गोइंग टू एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। जैसे कि अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये दोनों ही एज अ कार्बोनेट एग्जिस्ट करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम इसी चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड कर रही होती है किसी चीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी पे। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता यह है कि जब मेटल अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेगी सो उस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत गहरा ताल्लुक है। इफ़ वी टॉक अबाउट एल्कलाई मेटल्स सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि उनमें टेंडेंसी है वो बहुत जल्दी से अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कम। वंस समथिंग इज हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी इट मीन्स दैट यू कैन ईजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अगर हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करें सो यू कैन सी दैट लिथियम इज हैविंग 520 kilojoules per mole। Kilojoules per mole is a unit which is used to represent the value of ionization energy। So lithium है 520 kilojoules per mole। और अगर बात करें सीजियम की जो कि लिथियम वाले ग्रुप में सबसे एंड पे आता है और हम जानते हैं कि सीजियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। इस दुनिया में जितनी भी मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं उसमें सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है सीजियम मेटल। इसका बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म का रिएक्शन होता है इवन विद वाटर। सो ग्रुप 1 की मेटल्स में ये चूंकि ग्रुप 1 की मेटल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, सो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 520
और जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो रही है लो। इसका ये मतलब है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि ये बहुत आसानी से अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। अगर बात करें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो लुक एट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम, Be, which stands for beryllium, this is the symbol for beryllium, ये एक मेटल है और आप देख सकते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किस कदर हाई है। इट्स 1757 किलो जूल्स पर मोल। एंड इफ यू विल कंपेयर दीज टू वैल्यूज यू कैन सी अ बिग डिफरेंस। इट्स राउंड अबाउट 3 times more than द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि ये इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, यानी कि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा as compared to alkali metal less. So we can say that they are less electropositive. I am writing over here in the form of words, but when you have to explain it, then you will use proper sentences and make sure that you're writing proper sentence structure including some scientific terms as well. अब अगर देखें हम बेरिलियम की तरफ, तो बेरिलियम की तो थी 1757, लेकिन बेरियम की है 965. Now here you can compare the trends of ionization energy and electropositivity as well. 520 से हुआ 376 और 1757 से हुआ 965 kilojoules per mole. Now this indicates that when you move down the group, what happens? The value of ionization energy decreases, and we have already discussed the reason behind this. Since when we move down the group, it means that size of the atom is increasing. जैसे ही जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करते हैं, एक एक शेल मजीद ऐड होता जाता है, और जब शेल ऐड होगा इट मीन्स दैट साइज ऑफ द एटम वुड बी इंक्रीज। तो जब साइज इंक्रीज होगा सो द न्यूक्लियर फोर्स टू होल्ड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड होगी तो आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर में एक और बात ध्यान में देने की है, वो ये है कि जब आप बात करेंगे ना एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो दे डोंट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वो रिजाइड करते हैं उनके s ऑर्बिट के अंदर। सो अगर उनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी 2 होने वाली हैं। एक होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विच वुड बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है बहुत हाई, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ देयर वुड बी अ क्वेश्चन दैट how would you compare the electropositivity of alkaline metals and alkaline earth metals, so I hope you have vast information. You have to write which one would be highly electropositive, which one would be less electropositive, and what is the relationship of ionization energy with electropositivity, and do not forget to mention these values as well, क्योंकि यही वैल्यूज हैं, अगर आप ये नंबर्स अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे सो वो आपके आंसर के वॉल्यूम को अच्छा करने वाले हैं, एंड इट विल लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव टू योर एग्जामिनर एज वेल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन, और उसकी हेडिंग है हमारे पास रिएक्शंस विद वाटर। एवरीवन नोज व्हाट वाटर इज। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट H2O. H2O is the formula for water. We know water is a compound which is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. They chemically combine together. So water के साथ अब एल्कलाइन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इनकी सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ स्पीड का। जब हम बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो दे आर गिविंग यू विगरस रिएक्शंस। We can say they vigorously react. Vigorous एक वर्ड यूज होता है रिएक्टिविटी के लिए, इसका मतलब होता है abruptly, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, अचानक से रिएक्ट करती हैं। और अगर आप इसको सर्च भी करेंगे तो यू कैन सी दैट जब आप इस सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस एक ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे, वेरी स्मॉल पीस, तो वो अचानक से उसमें डिसॉल्व होने लगेगा और रिएक्शन शो होगा वाटर के साथ। जी हाँ, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है कोई मेटल। अगर आप एक आयरन का पीस वाटर में ड्रॉप करें तो आई होप आप कभी भी उसमें कोई रिएक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या किसी भी एल्कलाइन मेटल को वाटर में ड्रॉप करेंगे, सो यू आर गोइंग टू सी अ विगरस रिएक्शन। और जब ये विगरस रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में कुछ बनना भी चाहिए। सो इफ वी टॉक अबाउट सोडियम
मेटल है हमारे पास और सोडियम मेटल ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, सो Na+H2O। जब सोडियम रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ एक गैस रिलीज होगी विच इज हाइड्रोजन। जब भी एल्कलाई मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक चीज बनेगी हाइड्रोक्साइड और दूसरी चीज रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। जब भी किसी चीज के साथ OH लिखा होगा तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज sodium hydroxide. N stands for sodium and OH is hydroxide, so it is sodium hydroxide. So sodium is combining with water और vigorously react करेगा और क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, जी हाँ डाउन द ग्रुप, स्टार्ट से बॉटम, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ये रिएक्शन मोर विगरस होता जाएगा, यानी कि और तेज होता जाएगा और उसी तेजी की वजह से आप सीजियम के रिएक्शन को तो शायद परफॉर्म ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत विगरस होता है और उससे एक्सप्लोजन्स के चांसेस हैं। इसी तरह अगर आप लिखना चाहें किसी और मेटल का रिएक्शन, फॉर एग्जांपल लिथियम विद वाटर, सो यू विल हैव लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 which is hydrogen gas. So ये हुए reactions when alkali metals they react with water. So अब देखते हैं कि जब alkaline earth metals water के साथ react करती हैं तो क्या होता है। अब यहाँ alkaline earth metals में हम लेंगे एग्जाम्पल मैग्नीशियम की, जी हाँ, और अगर हम मैग्नीशियम का एक पीस लेंगे जो कि रिबन्स की फॉर्म में आता है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल रिबन्स, देखने में नहीं लगता कि दिस इज मेटल बट दे आर हाईली शाइनी, दे आर हाईली मैलिएबल, इवन दे आर डक्टाइल, और अगर आप उन्हें नॉक करेंगे तो यू कैन फील द सोनोरिटी एज वेल, यानी कि आपको एक नॉकिंग साउंड जरूर आएगा जो कि मेटल्स में आता है, बट दे आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ रिबन्स एज वेल। तो अगर आप एक छोटा सा रिबन उसमें से कट करें एंड देन यू ड्रॉप इट इन वाटर, सो हम इसे लिखेंगे Mg+H2O. This forward arrow shows that reaction is moving in the forward direction. So what you will get is you will get magnesium oxide और साथ ही साथ बनेगी हाइड्रोजन गैस। Now this is a reaction when magnesium will combine with water. अब यहां इस पानी की जो बात हो रही है, दिस इज वाटर इन लिक्विड फॉर्म, यहां हम लिक्विड वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा विगरसली रिएक्ट करेंगी जब आप वाटर को स्टीम की फॉर्म में यूज करेंगे या फिर गैस की फॉर्म में यूज करेंगे। और जब आप स्टीम या गैस की फॉर्म में यूज करेंगे इट मीन्स दैट आपने हीट इंक्रीज कर दी। सो हीट इंक्रीज करने से रिएक्शन भी डिफरेंट तरह से आएगा और वो रिएक्शन ये होगा कि वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड। It is going to give you Mg so we can say that they react less vigorously as compared to alkali metals. Alkali metals के कंपैरिजन में less vigorously react करेंगे, लेकिन जब ये कोल्ड स्टेट ऑफ वाटर में रिएक्ट करेंगे यानी कि लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे वीक बेसिस, दिस इज कॉल्ड एज वीक बेस। और अगर ये स्टीम के साथ आप रिएक्ट कराएंगे सो दे आर गोइंग टू गिव यू हाइड्रोक्साइड्स। सो ये तो हुआ डिफरेंस ऑफ रिएक्शंस विद वाटर कि इन केस ऑफ एल्कलाइन मेटल्स वो कैसे रिएक्ट करेंगी और इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में अगर आप चाहते हैं कि मेटल अच्छे से रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ तो आपको उसे हीट करना पड़ेगा या फिर वाटर को ही आपको स्टीम की फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन व्हिच इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। व्हेन आई से ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में। सो रिएक्शन विद एयर का क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा सो यू हैव टू कोट द सेम रिएक्शन व्हिच इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो चलिए देखते हैं कि आखिर ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन शो करती हैं। अगर बात करेंगे एल्कलाई मेटल्स की जिसमें आता है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सो ये मेटल्स तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन के साथ और अगर आप इन्हें
थोड़ी ही देर के लिए एयर में छोड़ेंगे तो ये हाईली रिएक्टिव बनेंगी और साथ ही साथ ये ऑक्साइड्स बनाएंगी। और अगर आप उन्हीं ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दे आर गोइंग टू गिव यू हाइड्रोक्साइड्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट डिसाइड करता है कि आप एल्कलाई मेटल्स को स्टोर कैसे कर सकते हैं। हम एल्कलाई मेटल्स को ओपन एयर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसे खुली हवा में छोड़ेंगे तो वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और वो कोई नया कंपाउंड बना देगी। और साथ ही साथ हम इसे पानी में भी स्टोर नहीं कर सकते। आपने अभी हमारा ये प्रीवियस पॉइंट देखा है जिसमें हमने देखा कि वो तो विगरसली रिएक्ट कर जाती हैं पानी में। तो अगर आप किसी चीज़ को एयर में भी स्टोर नहीं कर सकते, वाटर में भी स्टोर नहीं कर सकते, तो उन्हें हम स्टोर करते हैं ऑयल में। जी हाँ, सो एल्कलाई मेटल्स दे आर स्टोर्ड इन ऑयल। ये बात भी आपको याद रखनी है कि एल्कलाई मेटल्स का स्टोरेज ऑयल क्यों होता है, हम इन्हें एयर या फिर वाटर में स्टोर क्यों नहीं कर सकते। सो इस आंसर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी यहाँ से कि दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन रिएक्ट विद वाटर and they can react with air as well. So that's why we cannot store them in water and air, so we will use oil instead of it. So चलिए देखते हैं इनका रिएक्शन विद वाटर। अगर हम सोडियम के रिएक्शन की बात करें, सो सोडियम इज गोइंग टू कंबाइन विद ऑक्सीजन और सोडियम बनाएगी सोडियम ऑक्साइड विच इज Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O, ये बनेगा सोडियम। और जैसे ही ये Na2O वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सो इससे बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड। यानी कि अल्टीमेटली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस सोडियम को रिप्लेस करते हैं लिथियम के साथ तो भी रिएक्शन सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ Na की जगह आपको लिथियम लिखना है एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग वुड बी सेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में ये रिएक्शन इतना आसान नहीं होता। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अगर आपने रिएक्ट कराना है तो यू नीड वन कंडीशन विच इज हीटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दे कैन रिएक्ट इमीडिएटली, ये फौरन रिएक्ट करेंगी। आई कैन राइट ओवर है इमीडिएटली, ये फौरन रिएक्ट कर जाएंगी। लेकिन अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे सो दे रिक्वायर हीटिंग, और हीटिंग के बाद वाला प्रोसेस सेम है। अगर आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड सेम अगर आप इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज द सेम रिएक्शन। यानी कि हमें ये पता चला कि अगर हम रिएक्शन ऑफ एयर की बात करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो एल्कलाई अर्थ मेटल्स वो तो फॉरन रिएक्शन शो करेंगी एंड दे आर गोइंग टू गिव अस ऑक्साइड्स फर्स्ट, और वो ऑक्साइड्स जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो हमें देंगे हाइड्रोक्साइड्स। लेकिन इफ यू वांट योर एल्कलाइन अर्थ मेटल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो फर्स्ट you need to do heating, and after heating they will be converted into oxides, and these oxides are readily dissolved in water to give you their hydroxides. So यहाँ बात हुई reaction with oxygen की. Let's move on to the next comparison, which is reaction with hydrogen. So रिएक्शन विद हाइड्रोजन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं वो हो सकता है कि आपके लिए थोड़े से यूनिक हों. अगर हम बात करते हैं एल्कलाई मेटल्स की, सो दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड दे आर गोइंग टू गिव यू आयोनिक हाइड्राइड्स. जब मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो हम उन्हें कहते हैं हाइड्राइड्स. जी हाँ, हाइड्राइड्स. और हाइड्राइड्स के लिए जो फॉर्मूला आएगा दिस वुड बी NaH, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन ये कंबाइन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू गिव यू सोडियम हाइड्राइड. इसे कहेंगे हम सोडियम
हाइड्राइड। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम की हाइड्रोजन के साथ, सो दे विल गिव यू MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। सेम थिंग। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों रिएक्शंस इमीडिएटली हो जाएंगे? नॉट एट ऑल। दिस रिएक्शन इज इमीडिएट, ये तो अचानक हो जाएगा, लेकिन दिस रिएक्शन इट रिक्वायर्स स्पेशल कंडीशंस। और वो स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं उसके टेम्परेचर की या फिर उसके प्रेशर की। यानी कि अगर आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे तभी वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं और हमने देखा है इनका कंपैरिजन बिटवीन एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वन बाय वन। हम अपने आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारा टेबल 8.3 और कंप्लीट करेंगे सारी की सारी डिस्कशन रिलेटेड टू द कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज ऑफ एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तब तक के लिए खूब सारा पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।